नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। टीएमसी के टूट का दिल्ली में बैठी बीजेपी क्यों इंतजार कर रही है? अगर आपके जहन में भी ये सवाल है तो इसका जवाब हम वरिष्ठ पत्रकारों के शानदार पैनल के साथ आपको देने जा रहे हैं। बंगाल में एक बड़ी टूट होगी और उसका असर दिल्ली तक दिखाई पड़ेगा, देश की सबसे बड़ी पंचायत तक दिखाई पड़ेगा, लोकसभा और राज्यसभा के नंबर गेम तक दिखाई पड़ेगा। और बीजेपी जिस तरीके से बहुत दिनों से कुछ संभावनाएं तलाश रही थी, शायद उसके फेवर में भी बंगाल की ये टूट जाती दिखेगी। इसी का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीयूष पंत जी, हमारे साथ हैं गुंजा कपूर जी, हमारे साथ हैं समीर चौगांवकर जी, बहुत दिनों बाद हमारे साथ मौजूद हैं राकेश शुक्ल जी, हमारे साथ हैं विनोद अग्निहोत्री जी, हमारे साथ हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ हैं। गुंजा, शुरुआत आप ही से करती हूँ। जो इस वक्त बंगाल की स्थिति है सांसदों को लेकर, खासतौर से विधायकों की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि विधायकों की आवश्यकता भी वहाँ बिल्कुल भी नहीं है टीएमसी को। सांसदों की अगर बात करें तो उसका जो फायदा है वो सीधे सीधे अगर शिफ्ट होता है तो बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, इस पे ना मेरा व्यू थोड़ा अलग है। मुझे लगता है कि आप ये जो स्विच पॉलिटिक्स जो अभी हम कर रहे हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, हमने अभी आम आदमी पार्टी के साथ भी ये होते देखा। समवेयर दिस हर्ट्स द डेमोक्रेसी इन द लॉन्ग रन। आप और अभी बात कर रहे थे हम लोग कि डिलिमिटेशन बिल शायद दोबारा से लाएंगे, विमेन रिजर्वेशन बिल में भी सपोर्ट मिल जाएगा। और ऑल्सो बिकॉज आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है तो अभी भी कुछ ऐसे अलाइज होंगे जो आपको शायद कहीं से आर्म ट्विस्ट करने का प्रयास करते होंगे। तो आप अपना एक आप हेजिंग कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आप और लोगों को इकट्ठा करें कि उनसे आप रिस्क मिटिगेट कर सकें। लेकिन ये ना, दिस इज़ नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँ, हमने ये चीज़ कांग्रेस में भी होती देखी है, जितना मैंने कांग्रेस को पढ़ा है बुक्स में, कि उन्होंने भी यही किया कि दूसरे लोगों को हम लेते आए और अपना वर्चस्व बढ़ाते गए। लेकिन विश्वास मानिए, लोग एज व्हाट सर वाज सेइंग, लोग सिर्फ सत्ता के सामने झुकते हैं और सत्ता कभी भी किसी के साथ हमेशा के लिए नहीं रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर आज भाजपा आई है तो भाजपा हमेशा के लिए रहेगी, लेकिन ये देश तो रहेगा। मतलब वी हैड अ प्राइम मिनिस्टर जिसने एक वोट के कारण कहा हमें इस्तीफा दे रहा हूँ प्रधानमंत्री के पद से। हम उस लेगेसी को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हमने कांग्रेस को हटाया और 12-13 साल बाद हमारे पास एक दूसरी कांग्रेस आ जाए। जो सर कह रहे थे कि कांग्रेस एक फिनोमेना है, वो वाकई में एक फिनोमेना है। बिकॉज जो भी सीट पर बैठता है 10 साल के बाद वो वही करने लगता है जो कांग्रेस ने इतने दशक में किया। हम जिस वजह से उनको बाहर कर रहे थे, आज बहुत दुर्भाग्य की बात है हम वापस से वही चीज़ें देख रहे हैं। राघव चड्ढा भले ही राज्यसभा में बैठ के जेनजी की बात करते थे, आप उनकी बातों के साथ आप इत्तेफाक रखिए या ना रखिए, लेकिन आज इतना कुछ हो रहा है। कांग्रेस जनता पार्टी का वो कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट हो रही है, सीबीएसई के रिजल्ट्स लीक हो गए, नीट का पेपर लीक हो गया, कहीं नहीं दिखे। आपने एक मुखर आवाज़ जो विपक्ष में हो या आपके साथ हो, उससे हमें एज सिटीजन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई तो था ना जो सच को सच बोल रहा था। क्योंकि आज की पॉलिटिक्स ऐसी हो गई कि जैसे ही हम उस तरफ जाते हैं हम अपने सारे व्यूज़ चेंज कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से फ़ायदा हो सकता है भाजपा को मिले, लेकिन देश को नहीं मिलेगा। इससे इज़ नॉट द राइट। बड़ी बात है ये। राकेश सर, उच्च सदन का गणित बंगाल से कैसे जुड़ता हुआ देख रहे हैं? आंकड़े के खेल कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ी मशक्कत अब सदन में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि समर्थन दो तरह का होता है, या तो खुल के समर्थन करना या बहिर्गमन करके समर्थन करना। तो 45 तो लोकसभा के सांसद ऐसे हो गए हैं जो या तो खुल के समर्थन करेंगे या बहिर्गमन करेंगे। जिस परिसीमन बिल की हम बात कर रहे हैं उसमें ये 45 से ज़्यादा सांसद जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से परिसीमन बिल पारित नहीं हो पाया। लेकिन अब उसमें से 45, मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि 23 सांसद तो अपने तृणमूल कांग्रेस के उन्होंने अलग रास्ता का संकेत दे दिया है और आपके डीएमके भी बिल्कुल अलग रास्ता अपना चुकी है। तो इन दोनों को यदि आप मिला ले 22 और 23 का, तो 22-23 को मिला के 45 सांसद हो गए। तो या तो वो सदन में उपस्थित रह के भाजपा का सपोर्ट करेंगे, और मान लीजिए परिसीमन को लेकर डीएमके का एतराज है तो वॉकआउट कर जाएगी वो, तो 45 सांसद तो सीधे सीधे लोकसभा में कम हो गए। अब जिस तरीके के हालात बन रहे हैं झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच में, तो उससे ये भी मान के चलिए कि आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कहीं ना कहीं जो इंडिया ब्लॉक है उससे अलग रास्ता अपना सकता है। हालांकि अभी फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा है कि हम इंडिया ब्लॉक के साथ रहेंगे और उसकी बैठक में शामिल होंगे, पर वहाँ भी कांग्रेस के साथ उमर अब्दुल्ला बहुत ज़्यादा सहज नहीं है। तो अब आप देखिए कि इंडिया ब्लॉक में जो
40-42 पार्टियां थी, वो 40-42 पार्टियां घट के अब 36 आ गई हैं। तो लगभग 36 पार्टियों को, जो 36 का आंकड़ा है वो कांग्रेस के साथ है। तो सारी पार्टियों का टारगेट कांग्रेस है। अब जैसे विनोद जी ने कहा एकदम सही है, उनके पास ताकत हो या ना हो, लेकिन जो ताकत बची हुई है वो ताकत कांग्रेस वापस ना ले जाने पाए, अब उनके सामने वो लड़ाई है। और उसी लड़ाई को लड़ने के लिए वो इंडिया ब्लॉक यदि रखेंगे तो माइनस कांग्रेस की कोशिश करेंगे कि सारे हारे हुए छत्रप एक साथ हो जाएं और कांग्रेस को कहीं ना कहीं बाहर रखें, क्योंकि सबके अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है और कांग्रेस उनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा संकट बन के उभरी। अच्छा, सारे छत्रप जब एक हो जाएंगे तो उनको तोड़ना भी बड़ा मुश्किल होगा। विनोद सर उस दिन कह रहे थे ना, किसी ने ऑफ रिकॉर्ड उनसे कहा कि सब एक हो जाए तो बीजेपी तोड़ नहीं पाएगी, बड़ा मुश्किल होगा। समीर सर, ये जो परिसीमन जैसे संवेदनशील मुद्दे वाले बिल हैं, बीजेपी के लिए मानसून सत्र जब आएगा तो वो ये और इस तरह के कितने मुद्दे ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे बंगाल के सांसदों के नंबर गेम के साथ? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो ये पहला बिल है जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के अंदर गिरा, और प्रधानमंत्री तमाम कोशिश के बाद इस बिल को 17 अप्रैल को जब इस पर वोटिंग हुई थी तो पास नहीं करा पाया। हालांकि 298 वोट मिले थे सत्ता पक्ष को और 352 वोट चाहिए थे उनको 2/3 मेजोरिटी के हिसाब से, तो लगभग 54 वोट कम उनको उस हिसाब से पड़े थे। तो मुझे लग रहा है कि सरकार उस पर कोशिश लगातार कर रही थी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाई आज हम बिल आ रहे, हमारा हौसला नहीं आ रहे, हम वापस आएंगे। तो मुझे लग रहा है उसके बाद से अमित शाह ये कोशिश कर रहे होंगे कि 2029 का जो चुनाव हो वो 33% रिजर्वेशन के आधार पर और वो बिल पास कराया जाए। तो मुझे लगता है निश्चित रूप से सरकार उसकी कोशिश में होगी, भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में होगी कि वो भी पास कराया जाए। अब ये देखना होगा कि क्या वो अभी मतलब इसी मानसून सत्र में लाने को तैयार है या उसके लिए थोड़ा इंतजार करते हैं और अगले शीतकालीन सत्र में उसको लेकर आते हैं, थोड़ा और मजबूत होकर लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार की पूरी कोशिश होगी कि उस बिल को पास कराया जाए, और भले ही बिल अभी पास नहीं होगा, आने वाले समय में वो बिल जरूर पास होगा। लेकिन सबसे बड़ी ताकत उनको ये लगी कि आज तमाम बड़े जो दल थे, जो उनके घोर विरोधी थे, वो आज उनको समर्थन मुद्दों के आधार पर देने के लिए तैयार हो गए। अगर आप देखें कि डीएमके जैसा दल अगर ये कहता है कि केंद्र सरकार को हम मुद्दों के आधार पर समर्थन देंगे, तो मुझे लगता है एक भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की बड़ी जीत है कि उनको डीएमके जैसे दल ने समर्थन देने की घोषणा कर दी है। अगर आप देखेंगे तो अब टीएमसी में जिस तरीके से टूट हुई, अब टीएमसी के बड़े सांसद का वक्त समर्थन देगा। मुझे लगता है जिस तरीके से विपक्ष में निराशा छा गई है विपक्षी दलों के अंदर, तो बहुत मुश्किल भारतीय जनता पार्टी की बिल लाने की नहीं होगा। आने वाले समय में बिल भारतीय जनता पार्टी पास करा लेगी। और अब राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत एक बढ़ाएगी, क्योंकि वहां पर उनको 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के 113 से ज्यादा राज्यसभा के सांसद हैं, और मुझे लग रहा है कि अब आने वाले एनडीए के अगर मिला ले तो 148 के करीब हो जाते हैं। अभी राज्यसभा का चुनाव होगा, कुछ ऐसे राज्यसभा के सांसद टूटेंगे, हो सकता है कि अब टीएमसी के कुछ राज्यसभा के सांसद इस्तीफा दे दे और भारतीय जनता पार्टी के वहां से राज्यसभा में लौटे। ये सारे आने वाले 6 महीने में हमको देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि 6-8 महीने में बड़ा परिवर्तन होगा राज्यसभा और लोकसभा को लेकर, और फिर भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल स्थिति में आएगी। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है वो बिल पास करा के लेके जाएगी। पीयूष सर, बंगाल की टूट का असर ये तो तय है कि सीधे सीधे दिल्ली पर दिख रहा है और खासतौर से अपने संसद पर दिख रहा है, देश की सबसे बड़ी पंचायत पर दिख रहा है। क्या 2029 की प्लानिंग और सेटिंग भी सदस्यों के आधार पर या नंबर्स के आधार पर बीजेपी अभी से सेट करने की कोशिश कर रही है? इसलिए डीएमके वाला भी फायदा ले रहा है। डीएमके अगर मुद्दों पर है और मान लीजिए वॉकआउट भी कर जा रही है तो भी तो साथ ही है ना, क्योंकि नंबर तो माइनस ही हो जाएंगे वैसे भी उनके जो 45-44 लोग हैं। हाँ देखिए 2029 तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 2029 की तरफ जो है वो स्टेप बाय स्टेप पहला उनका जो है जितने अपने बिल हैं जिसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए या 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उनको लगता है कि विरोध हो सकता है, तो इसीलिए वो इस तरह से टूट करवा के या जैसे आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा टारगेट था उनका, पूरे मेरे ख्याल से 8 उनके शायद 7 या 8 हाँ पूरे के पूरे उन्होंने अपनी तरफ कर लिए, धीरे-धीरे खत्म करते जा रहे हैं। वो नंबर्स चाह रही भारतीय जनता पार्टी जहाँ मात खा रही है वो नंबर्स पे, तो वो नंबर को जुटाने के लिए वो काम कर रही है पूरी तरीके से। और टीएमसी का भी जो है, मैं आपसे जो कह रहा था, ये टीएमसी की अपनी कमजोरियां थी, उसमें उनका जो शासन था वो कमजोरी थी, सब कुछ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसको पढ़ा, इसको जो है मैदान में जाके देखा कि हाँ वो पल्स उनको मिला और उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। और न केवल सिर्फ चुनाव आयोग या पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी सेंटर से ले जाना, तमाम उन्होंने जो हथकंडे अपनाए उसमें, उसके साथ साथ उन्होंने डोरे डालने भी तभी से शुरू कर दिए थे जब से, चूँकि हम देख रहे हैं ये एक दिन का मामला नहीं है, ये पूरा एक भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी रही है, किस तरह से टीएमसी को आप कमज़ोर करेंगे, इलेक्शन में हराएंगे, फिर इनको अपनी तरफ इधर यहाँ से ममता बनर्जी मोस्ट पावरफुल,
एक फाइटर लेडी, उसको एकदम आप नेस्त नाबूद कर दीजिए और पूरा ग्रुप को आप ले आइए, इस तरफ ले आइए। भले ही आप उसको अपने में शामिल नहीं करेंगे लेकिन अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि ये कहा जा रहा है कि जैसे ऑपोजिशन एक ऐसा हो जो उनके इशारे पे ही काम करे, जब ज़रूरत हो तो उनके लिए वोट करे, जब ज़रूरत हो तो अगर नहीं करना चाहे तो एब्सेंट हो जाए या वॉकआउट कर जाए। तो मुझे लगता है ये लगातार ये काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि किस तरह से उन कानूनों को जो वो लाना चाहती है उसमें वन इलेक्शन वन नेशन इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और तो उस तरफ ये तमाम प्रयास हैं। निश्चित रूप से 2029 को ये अफेक्ट करेंगे, क्योंकि फिर वो वर्डिक्ट जनता का किस तरह से आता है उसमें, क्योंकि तमाम चीज़ देखिए अलग अलग जब चुनाव होते हैं हर राज्य के अलग अलग मुद्दे होते हैं उनको, और जो कैंपेनिंग होती है वो अलग होती है। उस तरीके से आप जो वर्डिक्ट होता है लोगों का वो डिफर कर सकता है। बट जब आप एक टाइम में सारे चुनाव कराएंगे तो हो सकता है कुछ मोटे मुद्दे जो नेशनल लेवल के हैं उनके आगे जो स्टेट मुद्दे जो है प्रभावित हो जाए, छिप जाए पीछे। तो ये तमाम चीज़ तो मोदी जानते हैं कि जो मेरी एक अपील है वो जो है कि पूरी तरीके से मुझे राज्यों में भी जीत दिलवाएगी। तो ये उनकी एक योजना है पूरी तरीके से, और मुझे लगता है उसी तरफ ये प्रयास हो रहा है कि पहले अपने नंबर्स बढ़ाइए, क्योंकि जहाँ उनको दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी जहाँ चाहिए आपको। देखिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो निकाल ले रहे हैं, कभी हाथ उठवा के बिल पास करवा, संशोधन के लिए तो 2/3 चाहिए, अपोजिशन वालों को सस्पेंड करके वो बिल पास करवा लेते हैं, लेकिन 2/3 इज ए डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। तो उसके लिए पूरा नंबर गणित पूरा काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी को तोड़ लिया एंड वो पूरे के पूरे तोड़ लिए, मतलब इस तरह चला। टीएमसी को तोड़ लिया। डीएमके से एक बात मैं कहूँगा, बात हो रही है लेकिन डीएमके ये परसिस्ट कर रहा है कि आप इसको रिफॉर्म करिए बिल को, वो प्रावधान उसमें लाइए कि जो शेयरिंग है हमारी कितने नंबर्स होंगे। अमित शाह जी ने तो कह दिया कि 50-50 का होगा, लेकिन उस बिल में कुछ नहीं था इस तरह का प्रावधान कि 50 होगा। तो वो कन्फ्यूज़न है। वो चाहते हैं कि बिल को फिर से रीड्राफ्ट किया जाए। अगर उनकी वो ग्रीवेंसेस कम होती हैं तो मुझे लगता है वो वोट तो शायद नहीं दें, लेकिन एब्सेंट हो जाएं या बॉयकॉट कर लें ताकि वो नंबर, हाँ, क्योंकि वो अपना एक बचाव रखना चाहेंगे हो जाए, क्योंकि वो हमेशा से वो दलित जो है वहाँ की वो राजनीति है और ये ब्राह्मणिकल जो राजनीति है उसके विरोधी रहे। परिसीमन पर भी वो अगर साथ नहीं है और वॉकआउट करके तो भी तो फायदा ही है ना, वो भी तो फायदा ही है। सर, टीएमसी और डीएमके का कांग्रेस से दूरी होना अप्रत्यक्ष लाभ बीजेपी को दे रहा है, ये तो हम सबको दिखाई पड़ रहा है। इस एंड पर कांग्रेस की सियासत या राजनीति किस तरीके की होनी चाहिए? आपने शुरुआत में कहा कि विपक्ष के जो पूरा दल था उसमें अब कांग्रेस के लिए एक अच्छी संभावना है, उसके ऊपर कोई उंगली उठाने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी ये डीएमके टीएमसी का जो टूट है ये दिखाई पड़ रहा है कि सीधे सीधे लाभ तो बीजेपी को जा ही रहा है। नहीं, निश्चित रूप से प्रत्यक्ष तौर पर तो बीजेपी को लाभ है। पार्लियामेंट के अंदर भी डीएमके इंडिया गठबंधन से अलग हो गया है। वो उसने कहा कि मुद्दों के आधार पर तय करेंगे हमें क्या करना है। डिलिमिटेशन बिल पे हालांकि अभी तक स्टालिन का जो बयान आया मैंने पढ़ाऊंगा, हमारा स्टैंड वही है जो पहले था। और जो पीयूष जी कह रहे हैं हो सकता है कि कुछ अंदर बात चल रही हो कि भाई इसको रिफॉर्म करें बिल को और थोड़ा इस तरह की साउथ के कंसर्न को एड्रेस किया जाए बाकायदा बिल के अंदर रिटर्न में, तो शायद हो सकता है भाई अगर उनके कंसर्न एड्रेस हो जाएंगे तो वो बहिर्गमन क्यों करेंगे, वो वोट देंगे समर्थन में, उसमें क्या दिक्कत है उनको, फिर बैकआउट क्यों करेंगे, फिर गुड़ खाएंगे गुलगुले क्यों परहेज करेंगे। तो इसलिए जो है वो अंडरहैंड क्या हो रहा है, तो फ़ायदा तो निश्चित रूप से है। मैं कांग्रेस को फ़ायदा अगर कांग्रेस करे तो, कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि फ़ायदे की मौके जो है चूकना उसको आता है। तो उसके लिए अभी तक जो मेरी जानकारी है कांग्रेस की जो इस वक्त जो मूड है लीडरशिप का, वो अब इन सब पे नहीं है कि पार्लियामेंट में किसका हो रहा क्या हो रहा। वो कह रहा है कि हम अपना विरोध करते रहेंगे मुद्दों पर, जो सरकार के साथ जिसको जाना चाहे जाए, और जो बिल पास करा रहे हैं हम अपना मुद्दे उठाते रहेंगे, चाहे वो नीट का मुद्दा हो, चाहे डिलिमिटेशन का मुद्दा हो, जो भी मुद्दे उनके हैं। लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं 2029 की, पूरा उनका टारगेट 2029 का है। और 2029 के हिसाब से उनको लगता है कि ये जो क्षेत्रीय दल हैं इनके साथ हम राज्यवार गठबंधन करेंगे, जैसे 2004 में किया था। 2004 में जो यूपीए बना था, शुक्ला जी को तो याद होगा, वो चुनाव के बाद बना था, चुनाव के पहले ही बना। सोनिया गांधी की जो बैठक हुई थी सुरजीत, जिसमें अमर सिंह को जबरदस्ती ले गए थे बिना अनइनवाइटेड, वहाँ यूपीए बना था, उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और सारी बातें हुई थी। तो कांग्रेस का अब यही है कि भैया 2004 के मॉडल पे चलो, जिन जिन राज्यों में आपको लगता है कि गठबंधन की ज़रूरत है उस क्षेत्रीय ताकत से वहाँ गठबंधन कर लेंगे। हम एक नेशनल लेवल पे गठबंधन बना करके, या तो ये हमारा नेतृत्व माने, जैसे एनडीए के सारे घटक दलों ने घोषित रूप से बीजेपी को का लीडरशिप मान ली है, मोदी जी उनके लीडर हैं, तो या तो सारे क्षेत्रीय दल कहें कि भाई कांग्रेस की लीडरशिप है और राहुल गांधी हमारे नेता हैं। वो कहेंगे नहीं, जब वो कहेंगे नहीं तो हम भी अपने हिसाब से
अपना करेंगे। तो कुल मिला के वहाँ ये चल रहा है कि भाई जैसे उन्होंने तुरंत तमिलनाडु में फैसला कर लिया, देर नहीं लगी, स्टालिन को छोड़ा डीएमके को और टीवी के साथ चले गए एकदम। तो उनका केरल में उनकी अपनी सरकार बन गई। अब दक्षिण के 5 राज्यों में से 4 राज्यों में सत्ता में है बिल्कुल सीधे सीधे। तो उनको जगन रेड्डी से भी कुछ बात चल रही है। 4 में तमिलनाडु में सरकार में है ना, सत्ता में है, मैंने कहा ना। 3 में तो उनकी सरकार है, चौथे में ठीक है, हाँ 3 राज्यों में है, एक में एक सहयोग में सरकार में शामिल है, अभी तक शामिल नहीं थे, डीएमके के साथ शामिल नहीं थे वो। तो वो उनका जो है ये उत्तर भारत के लिए उनका यही है कि भैया जिन जिन राज्यों में हमारा सीधी लड़ाई बीजेपी से है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, जहाँ जहाँ राज्य, दिल्ली को भी मानते हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी है वहाँ, लेकिन वो मानते हैं पंजाब, तो जहाँ वहाँ अपने को मजबूत करो। और जिन राज्यों में क्षेत्रीय दल मजबूत हैं अभी, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया या बिहार हो गया, अगर उनके साथ अंडरस्टैंडिंग होती है तो फिर चुनाव के समय सीटों का तालमेल करके अब चुनाव लड़ेंगे। और इस तरह 2029 में 2004 वाले फॉर्मूले पर कांग्रेस 2004 वाले फॉर्मूले पर कांग्रेस के अंदर बहुत गंभीर चिंतन चल रहा है। ठीक, कांग्रेस अपनी अलग तैयारी 2029 के हिसाब से कर रही है। सर, बंगाल की टूट, डीएमके की कांग्रेस से दूरी, ये उच्च सदन में इसका असर, लोकसभा के नंबर, राज्यसभा के नंबर, और अमित शाह का वो वीडियो वायरल होना जिसमें कि ममता बनर्जी ने उनको किसी स्टेज से कहा था कि कौन है अमित शाह, मैं नहीं जानती, और उसके बाद कट टू अमित शाह की तस्वीर, फोटो चल रही है सोशल पे, इसी की खूब सारी चर्चा है। ये सारा घटनाक्रम इस वक्त कितना 2029 के हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं? और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि मानसून सत्र जो आएगा तो तस्वीर कैसी दिखेगी? ये सब वक्त की बात है, तो वक्त के साथ ऐसे वीडियो चलेंगी। पहले किसी ने कुछ भी कहा हो, जब वक्त बदलता है तो सब कुछ बदलता है, बादशाह तो वक्त ही है। ऐसे तो एक समय में अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को वीज़ा देने से इनकार कर दिया, उसी जमीन आपको यहाँ से अमेरिका की उड़ान में नहीं बैठ सकते थे ना, वैलिड वीज़ा नहीं था, आप भारत की धरती क्रॉस नहीं कर सकते अगर अमेरिका जाना चाह रहे हैं तो, वीज़ा ही नहीं था। उन्हीं नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बन के इतनी यात्राएं करी और हाउडी मोदी भी हो गया और सब हो गया। तो ये वक्त की बात होती है, जवाब तो वक्त देता है, आपके पास जवाब नहीं होता है, आप खाली उस वक्त सुन सकते हो। अमित शाह ने उस वक्त सुन लिया होगा, लेकिन वो भी जवाब देंगे नहीं, उनको नहीं मालूम था। लेकिन जवाब रणनीति के साथ, वक्त के साथ, संयोगों के साथ और जनता के साथ मिला है। इसमें खुद ममता बनर्जी के कर्म भी शामिल है, जिस पर पहले हिस्से में हम बात कर चुके हैं। रही बात मानसून सत्र की, तो किस तरीके से किसी भी तरह कोई सीट खाली करवाकर संसद में जाने के लिए ममता बनर्जी छटपटा रही हूँ, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अब 5 साल बंगाल में कुछ हो नहीं सकता, विधानसभा से भी वो बाहर हैं, पार्टी उनकी खुद की टूट रही है, और 5 साल तक अपना राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनको कहीं ना कहीं तो आवाज़ उठाते रहना पड़ेगा ना। जब यहाँ पर भी विपक्ष ऐसा हो गया, जो राकेश जी ठीक कह रहे थे कि अलग छाता जरूर बना दिया है, विपक्ष भी अपने हिसाब से है, जब चाहे मुद्दे पे विरोध करा रहे हैं, तो ऐसा विपक्ष अगर बंगाल में 5 साल चलने वाला है तो कम से कम वो राष्ट्रीय राजनीति में जो अपनी एक तस्वीर बना चुकी थी, दिखाई दे रहा था कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, एक समय नीतीश कुमार भी उस तरफ थे, वो तो अब बात ही खत्म हो गई। इन सारे हाँ, तो ये सब कोई ना कोई नेता सामने आएगा, एक एक करके सारे नेता खत्म हो गए। अब ममता बनर्जी को ये समझ में आ रहा है कि 5 साल तक अगर वो संसद में रह के कोई मुद्दे उठाएंगी, हंगामा करेंगी, जनता की आवाज़ बनेंगी, तो शायद फिर से पुरानी ममता लोगों को दिखाई देने लगे। और राजनीति में कभी किसी की ओबिचुरी लिखी नहीं जाती है, राजनीति में हमेशा संभावनाएं बनी रहती, संभावनाओं का खेल ही राजनीति है। तो मानसून सत्र दिलचस्प होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले से मजबूत स्थिति में उपस्थित रहेगी। बंगाल के चुनाव की जो जीत है वो उनको बिहार से भी, मतलब बिहार का चुनाव भी वो जीते थे इसके पहले वाले सत्र में, लेकिन अब तो बंगाल चुनाव की जो जीत है उसका असर दिखाई देगा। उधर तमिलनाडु में जो कुछ भी हो उसकी वजह से अच्छा भला गठबंधन, वो डीएमके ने कह दिया हम तो अब विपक्ष में बैठेंगे, क्योंकि उनके साथ अब चली नहीं कांग्रेस। तो तस्वीर महत्वपूर्ण होगी, लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष अब क्षेत्रीय दलों वाला विपक्ष नहीं रहकर राष्ट्रीय स्तर पर ही कोई उनको हल ढूंढना पड़ेगा। और विपक्ष एक ऐसी चीज़ है जो कितना भी आप बात कर लें, कितने भी समीकरण खोज लें, जब चुनाव सिर पे होता है तब असली पहचान होती है विपक्ष की। चुनाव के 2 साल 2.5 साल पहले इंडी गठबंधन की पटना की तस्वीर, मुंबई की तस्वीर और बेंगलोर की तस्वीर, हाथ ऊपर करके 3 तस्वीरें हैं, पटना, मुंबई और बेंगलोर। और आखिर में क्या, जमीन पे केजरीवाल के लिए जब जेल से यहाँ पर दिल्ली में जब इकट्ठे हुए थे, इकट्ठे हो गए रामलीला मैदान पर, और श्रीमती केजरीवाल बैठी थी, सुनीता केजरीवाल, और वो सब घड़ियाली आंसू और दिखावे वाली चीजें थी। और जब जमीन पर बारी आई सीट शेयरिंग की, तो उस वक्त भी याद करें, और हम खबरों के खिलाड़ी की अगर क्लिप देखें तो उसमें ये बात हुई थी
कि किसी को अपनी सीट देना मतलब अपनी जिंदगी भर की मेहनत, अपने कलेजा निकाल कर, अपना जिगर का टुकड़ा निकाल कर देना। और पुराने समय में लोगों को ये समझ में आ गया है कि जब आप इस तरह की सीट शेयरिंग कर लेते हैं किसी बड़े उद्देश्य की खातिर भी, तो आने वाले समय में आपके स्वयं के अस्तित्व, तो ये आपको तय करना है कि आप सत्ता से बाहर रहकर भी अपना अस्तित्व बचाए रखते हुए आगे के लिए लड़ाई लड़ोगे, या फिर किसी एक बड़े दुश्मन को हराने के लिए फिलहाल समझौता करोगे, जो समझौता लंबे समय में आपको नुकसान भी पहुंचा। तो भारत में विपक्ष सचमुच एक बड़ी अबूझ पहेली और बड़ा सवाल हो गया, और भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मजबूत विपक्ष का ना होना देश के लिए फिर ऐसी कॉकरोचों को जन्म देगा, और कोई मुख्य न्यायाधीश अपनी कुर्सी पर बैठकर कहेगा कि जिसके पास काम नहीं होता फिर वो मीडिया में जाता है या राजनीति करता है और कॉकरोच की तरह होता है, और फिर कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है। हाँ, तो मुझे लगता है कि कहीं विपक्ष भी इसी कॉकरोच की तरह ना हो जाए। भारत में मजबूत विपक्ष की बहुत आवश्यकता है, और अभी जो राज्यों के चुनाव हुए हैं उसने एक तरह से क्षेत्रीय दलों की जो विपक्ष वाली बड़ी भूमिका थी उसको कहीं ना कहीं बौना साबित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि वो लगातार प्रहार करके उस उपस्थिति को, जैसे कुछ भी कहो बिहार में जदयू तो खत्म है ना लगभग, हाँ, सीटें ही हैं खाली पार्टी, उनकी नाम और सीटें ही हैं। उसी तरह शिवसेना महाराष्ट्र में अब लगभग खत्म ही है ना। केवल विनोद जी ठीक कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अस्तित्व अभी बरकरार है, वो अपना किला क्योंकि जब व्यक्तिवादी परिवारवादी पार्टी होगी और केवल एक लिमिटेड वोट बैंक के सहारे होगी और जनाधार और विचारधारा नहीं होगी, तो फिर उस पार्टी का अस्तित्व वैसे भी संकट में रहता है। तो ममता बनर्जी ने उसको व्यक्ति आधारित भी बना दिया और परिवार आधारित भी बना दिया, भतीजे को श्रेय देकर। ये पार्टियों को खुद सोचना पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति से और परिवार से बाहर निकलकर जनाधार वाली पार्टियां बनते हैं तो ऐसे झटके फिर उनको बर्बाद नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल बंगाल की टूट का असर दिल्ली पर दिखाई पड़ रहा है। मानसून सत्र में संसद की तस्वीर देखने लायक होगी। निश्चित तौर पर एक जो सत्र का जो माहौल होगा वो किस तरीके से होगा, आने वाले 6 महीनों की तस्वीर कैसी होगी, वो सब मानसून सत्र से पता चलेगा। क्योंकि डीएमके और टीएमसी की जो कांग्रेस से दूरी है उसने अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को जबरदस्त फायदा दिया है, नैरेटिव के हिसाब से भी, नंबरों के हिसाब से भी। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों खिलाड़ी देखने के लिए।